अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हालिया दिनों में तुर्की, शाम और जुड़वा ममालिक में एक इंतहाई क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया है जिसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। और इसके बाद बहुत सी पेशगोइयाँ ये भी की जा रही हैं कि इस तरह का एक ज़लज़ला खुदा न खास्ता बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी आ सकता है। आज की हमारी वीडियो इसी के मुतल्लिक है कि इस ज़लज़ले का सबब क्या था, ये ज़लज़ला इतना होलनाक क्यों था, ज़लज़लों को मापा कैसे जा सकता है और क्या ऐसा ज़लज़ला पाकिस्तान में भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तुर्की, शाम और दूसरे ममालिक में आने वाले इस ज़लज़ले का सबब क्या था। हमारी ज़मीन की बैरूनी सतह या परत मुख्तलिफ सतहों के मिलाप से बनती है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स परिंदों के घोंसलों की मानिंद एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अक्सर ये प्लेट्स हरकत करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्लेट्स के दरमियान रगड़ की वजह से इनमें हरकत नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी कभी कभार इन प्लेट्स के दरमियान दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक थाली अचानक अपनी जगह से खिसक जाती है, जिससे ज़मीन की सतह हिल जाती है। पीर को आने वाले ज़लज़ले में शुमाल की जानिब हरकत करती हुई अरेबियन प्लेट और अनातोलियन प्लेट में रगड़ पैदा हो गई थी। माजी में आने वाले बड़े बड़े ज़लज़लों में भी मुख्तलिफ प्लेट्स के दरमियान रगड़ से तबाही हुई है। 13 अगस्त 1821 को भी इस इलाके में 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, ताहम इसकी शिद्दत पीर के ज़लज़ले से हासी कम थी। इसके बावजूद इस ज़लज़ले के नतीजे में ये इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ था और सिर्फ हलब के शहर में 7,000 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। 19वीं सदी के इस सबसे बड़े ज़लज़ले के एक बरस बाद तक इस इलाके में आफ्टर शॉक्स आते रहे। पीर की सुबह के ज़लज़ले के बाद भी झटकों का सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा और साइंसदानों का ख्याल है कि माजी के शदीद ज़लज़ले की तरह अब भी ये रुझान जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़लज़ला इतना होलनाक क्यों था। ये एक शदीद ज़लज़ला था। इसकी शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई थी और सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये एक बड़ा ज़लज़ला था। ज़लज़ले का मरकज़ ज़्यादा गहराई पर नहीं था और हुक्काम के मुताबिक ये गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर थी, इसलिए मुतासरा इलाके में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कुदरती आफात पर तहकीक के शोबे रिस्क एंड डिज़ास्टर रिडक्शन से मुंसलिक प्रोफेसर जोइना फार वाकर के मुताबिक पिछले तमाम बरसों के मुहलिक तरीन ज़लज़लों को देखा जाए तो गुज़श्ता 10 बरस में ऐसे सिर्फ 2 ज़लज़ले आए जिनकी शिद्दत पीर वाले ज़लज़ले के बराबर थी, और इससे पहले के अशरे में ऐसे 4 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए थे। ताहम किसी भी ज़लज़ले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि इसकी शिद्दत क्या थी। ये ज़लज़ला सुबह सवेरे उस वक्त आया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि इमारतें किस कदर मजबूत या कमज़ोर थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट स्मिथ में आतिश फशाओं पर तहकीक की माहिर डॉक्टर कार्मेन सोलाना कहती हैं कि बदकिस्मती से जनूबी तुर्की और ख़ास तौर पर शाम में ऐसी इमारात की तादाद कम ही है जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकती हो। इसलिए ज़लज़ले से तबाही से बचने का इन्हिसार इमदादी कार्रवाइयों पर है। आइंदा 24 घंटे इस हवाले से नहायत अहम हैं कि इनमें कितने लोगों को ज़िंदा निकाल लिया जाता है, क्योंकि 48 घंटे के बाद ज़िंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम हो जाती है। तुर्की और शाम की सरहद के करीब के इस इलाके में गुज़श्ता 100 साल में कोई शदीद ज़लज़ला नहीं आया और कोई ऐसी इलामात भी नहीं देखी गईं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता हो कि यहाँ इतना शदीद ज़लज़ला आ सकता है। इसलिए दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ ज़लज़ले से बचाव का निज़ाम भी कदरे कम दिखाई देता है। नाज़रीन, बात करते हैं कि इन ज़लज़लों को मापा कैसे जा सकता है। ज़लज़लों की पैमाइश के लिए आजकल जो पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा है इसे मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है। इस पैमाने पर 2.5 से कम की शिद्दत के ज़लज़ले को महसूस नहीं किया जा सकता और ये आला इसकी पैमाइश नहीं कर सकता। ताहम 5 तक की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया जा सकता है
اور اتنی شدت کے زلزلے سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ 7.8 کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی ہوتی ہے۔ 8 سے زیادہ کی شدت کا جھٹکا انتہائی تباہ کن ہوتا ہے، جس سے زلزلے کے مرکز کے ارد گرد کی آبادیاں مکمل ملیہ میٹ ہو سکتی ہیں۔ سن 2011 میں جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں آنے والے زلزلے کی شدت 9 تھی، جس سے نہ صرف ساحلی علاقے میں بہت زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی بلکہ اس نے انتہائی بلند سمندری لہروں کے طویل سلسلے کو بھی جنم دیا تھا۔ ان بلند لہروں میں سے ایک ساحل کے قریب واقع ایک جوہری پلانٹ سے ٹکرا گئی تھی، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی بھی ہوئی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ سن 1960 میں چلی میں آیا تھا، جس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستانیوں کی بے چینی کے بارے میں کہ کیا ایسا زلزلہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ ترکی کے اس زلزلے کے فوراً بعد ہی پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ زلزلے کا اگلا نشانہ خدا نخواستہ پاکستان بن سکتا ہے، کیونکہ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق فرینک ہوگر بیٹس کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے 3 فروری کو کہا تھا کہ جلد یا دیر سے 7.5 شدت کا ایک زلزلہ اس خطے یعنی جنوبی اور وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا۔ چنانچہ اس ٹویٹ کے صرف 3 دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدت کے زلزلے اس خطے میں آنے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ادارے کی جانب سے 30 جنوری کو ایک ٹویٹ اور کی گئی تھی، جس میں انہوں نے بنگلہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ تاہم بدھ کو رات گئے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ان افواہوں کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان میں زلزلوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے مگر ان کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ محکمہ موسمیات نے بھی کہا کہ پاکستان اور ترکی میں موجود فالٹ لائنز کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، جو پاکستان، ایران اور افغانستان میں بھی زلزلوں کی وجہ بن سکے۔ محکمے کے مطابق پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا موجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔